चलो बस सामने ध्यान दो। अब आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे असर्शन एंड रीजन के। टोटल 50 क्वेश्चन का एक छोटा सा असाइनमेंट है। दो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 19th नंबर और 20th नंबर। तो 2 नंबर की तैयारी है आज। तो आज के जो 50 क्वेश्चन किए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको असर्शन एंड रीजन का नहीं आता होगा। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होती है, असर्शन है, एक रीजन है। आपने ये देखना है कि क्या असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। एक ऑप्शन होगी बोलेगा बोथ आर करेक्ट, एंड इफ बोथ आर करेक्ट तो जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये दिया गया होगा। या फिर बोला जाएगा कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बट बोथ आर करेक्ट। फिर होगा कि एक सही है एक गलत है, या दोनों सही है, कुछ इस तरीके से। तो सामने ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहे कि क्या HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB अगर निकालना हो, तो वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है? यस, होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट कर दो और उन्हीं दो नंबर का HCF और LCM निकाल दो तो वो इक्वल होता है। तो इसको अगर हम नीचे ले आए, A क्रॉस B नीचे आ गया, तो यहां पर बचता है, यहां बचता है 1। तो उस ये लिखा है असर्शन में, क्या A सही है? असर्शन सही है। आगे बढ़े। और रीजन में वही लिखा है जो मैंने अभी यूज किया था। तो A एंड R बोथ आर करेक्ट। तो इसके देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको देखना होगा कि कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप लिखोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और अगर टाइम हो तो ये पूरी स्टेटमेंट भी लिख देना, टाइम ना हो तो ऑप्शन ए लिख देना, बहुत है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, कहता है कि दो नंबर है 26 और 169, इसका HCF 13 है और LCM 338 है। तो ये सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मुझे इसका HCF निकालना पड़ेगा। 26 के फैक्टर होंगे 13 एंड 2 एंड 169 के फैक्टर होगा 13 एंड 13। तो जब आप इसका HCF निकालोगे, HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो 13 यहां पर 2 है, 1 है, तो 13 आ गया। और LCM होता है 13 यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो जो बड़े वाली पावर है वो आपने लेनी है। यहां पर 2 है, यहां पर नहीं है, तो आपको 2 लेना है। तो 169 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 द 18, 13 हो गया, 238 हो गया। देखना सही है क्या? मैंने गलत किया है, यहाँ पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में मेरी गलती हो गई है। तो दिस इज इक्वल टू 3, राइट? तो क्या सही है? क्या HCF 13 है? क्या LCM 338 है? असर्शन इज राइट। अब रीजन कहते हैं, रीजन देखते हैं। कह रहा है HCF और LCM ऑफ टू नंबर A क्रॉस B है। तो भाई रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका क्या रोल है HCF और LCM निकालने में? क्या इसका कोई रोल है? नहीं है। बनता तो है, इस फॉर्मूले से निकाल तो सकते हैं। अगर HCF मेरे पास गिवन है 13, तो HCF को मल्टीप्लाई किया 13, LCM हमें नहीं पता, और दो नंबर जो हमें दे रखे थे 26 और 169, उसको कर दो मल्टीप्लाई, यहां पर कैंसिल कर दो। LCM की वैल्यू आ गई कितनी? 338। तो इस फॉर्मूले से LCM निकलता है। तो इसका भी आंसर है ए। A and R are both correct and R is the correct explanation of A। बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है HCF of two co-prime number is 1। बताना क्या है, स्टेटमेंट सही है? को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके फैक्टर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसी को को-प्राइम नंबर कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर इज नोन एज को-प्राइम नंबर। आर सही है? यही तो मैंने अभी बोला था।
तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर भी है ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, एवरी कंपोजिट नंबर, पहले बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 1 क्या होता है? 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो यहां पर हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इसके जो प्राइम नंबर है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको ऐसे ही तो एक्सप्रेस किया जाता है। तो असर्शन इज राइट। रीजन में क्या कह रहा है कि 11 4 3 2 2 4 इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए जैसे ही मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन। अंदर बचा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 11 3 द 33, 33 2 द 66 प्लस 1 67, और 4 की जगह लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2 और 67। क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो यही उसने बोला था कि इसको, ये जो है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस। मतलब क्या नहीं बोला, उसने बोला है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हाँ है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन का कुछ बन नहीं रहा, वो अलग, वो वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहां पे क्वेश्चन करके दिखा रखा है। अगर क्वेश्चन ऊपर लिखा होता और नीचे डेफिनेशन लिखी होती, तो हम ये कह सकते थे कि जो डेफिनेशन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस वाले केस में जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको इसमें कौन सा पार्ट करना है? बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आंसर आएगा इसका विशाल? बी पार्ट इसका आंसर आएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर 2 नंबर है ए और बी, उसका एलसीएम 1200 है, तो कह रहे हैं उन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। क्या ये सही है? नहीं पता लग रहा? चलो एक चीज करके देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। एक हमने नंबर लिया 12, एक नंबर लिया 18। 12 के फैक्टर किए हमने 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 18 के फैक्टर किए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। एचसीएफ निकाला अगर इसका, इसके 2 बार 2 है, इसका 1 बार 2 है, तो एचसीएफ में 2 आएगा और एलसीएम में 2 की पावर 2 आएगा। मतलब जो पावर यहां है, यहां पे कम पावर होती है, यहां पर ज्यादा पावर होती है, और अभी निकला नहीं है। और ऐसे ही एलसीएम में, एचसीएफ में यहां पर 1 3 आएगा और यहां पर 2 3 आएंगे, तो ये बना 6 और ये बना 36। तो जो एलसीएम होता है ना, एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि एचसीएफ इज अ नहीं, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है, यानी कि 6 के फैक्टर में, 6 के मल्टीपल में 36 आना चाहिए। क्या 500 के मल्टीपल में 1200 आ रहा है? 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 2000 आ रहा है, क्या 1200 आ रहा है? तो ये गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़े। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर is always divisible by their HCF. R is correct. R is correct. LCM of 2 number
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF। तो ये आप चेक कर लो, क्या एलसीएम HCF से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो इसका क्या आंसर आएगा? ए इज, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, ए इज सॉरी डी पार्ट, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। राइट है बच्चों? तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। निकालना क्या आएगा? -2k/1। ठीक है। कह रहे देन, और कह रहे 2 के बराबर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हाँ जी, k की वैल्यू 1 आ गई। क्या 1 के बराबर है? 2 के बराबर है। वो कह रहे हैं सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, तो सम ऑफ जीरोस 2 के बराबर है। तो कह रहा है अगर सम ऑफ 0 2 के बराबर है तो k की वैल्यू 1 होगी। k की वैल्यू 1 आई, असर्शन इज करेक्ट। रीजन के पास चलते हैं। सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -b अपॉन a। क्या ये सही है? और क्या इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है? बिल्कुल सही है। असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -10, प्रोडक्ट क्या होता है? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए क्या आएगा? 5k/1। कह रहा वो किसके बराबर है? -10 के बराबर है। यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी? -2। तो क्या -2 आया? तो असर्शन इज करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट। रीजन में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b अपॉन ए, विच इज रॉन्ग। नहीं, सम ही तो बोला है। अच्छा, मेरे को लगा प्रोडक्ट बोला है, मेरे को लगा प्रोडक्ट बोला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा -1 एंड -4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक होगा कि x² - 3x - 4 के जीरोस -1 है, -4 है? या तो आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर आप ये वाली वैल्यूज इसमें डाल के देख लो जीरोस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं डाल के देख लेता हूं। -1 डाला, -1 का स्क्वायर, यहां पर हो गया -4, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 4, 0 आ रहा है। तो ये तो भाई इसका 0 है। -4 डाल के देख लो इसमें। अब -4 डाला 16, -4 डाला -4 16, कितना आ रहा है? +12 -4, 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो ये इसके जीरोस नहीं है। तो ए तो हो गया भाई फॉल्स। A real number k is said to be a zero of polynomial अगर उस पॉलिनोमियल में x की जगह k रखने पर आपको 0 मिले। बिल्कुल सही है, ऐसे ही तो होता है। ये तो किया हमने। तो क्या इस इक्वेशन में x की जगह k रखने पर हमें 0 मिला? मिला। एक में मिला तो वो तो उसका 0 है, जिस पे नहीं मिला वो उसका 0 नहीं है। तो असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ये क्या बात? अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसे जा सकता है, या फिर इसको टच करके जा सकता है, या फिर इसको दो जगह कट करके जाता है। जब ऐसे जाता है तो यहां पर आता है रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स। जब यहां पर आता है तो इसमें बोलते हैं इक्वल रूट्स। जब यहां पर आता है तो बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जरा बताना, इस ग्राफ को पढ़ के और स्टेटमेंट को देखना मैच हो रही है क्या? स्टेटमेंट मैच हो रही है?
मैच हो रही है? तू तो हाँ बोल रहा है, हो रही है मैच। उसने बोला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट। कहां कट किया? कहां पर है 2 पॉइंट? सिर्फ यहां पर है, तो स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करती है। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कट ही ना करे, हो सकता है वो एक जगह कट करे, हो सकता है वो 2 जगह कट करे। तो यहां पर अगर वो वर्ड लिखता ना मे कट एट 2 पॉइंट्स, या बोलता कि मैक्सिमम 2 पॉइंट, तो मैं उसको स्टेटमेंट को सही मानता। अब ये असर्शन हमारा गलत है। रीजन, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ये सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन है आपके पास सामने, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है माइनस का 4x माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस 20, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आना चाहिए। तो देखते हैं जरा इसका a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है। माइनस का 1/4 आ रहा है, यस और नो? हाँ या ना? इसका क्या आ रहा है? 2 को -8 से कटिंग करने पर इसका भी माइनस का 1/4 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? इसका भी माइनस का 1/4 आ रहा है, 5 और 20। तो असर्शन इज करेक्ट। फिर नीचे लिखा है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं, ओनली देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। रीजन सही है? बिल्कुल सही है। ए सही है, आर सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, माइनस 3x माइनस में 6y इज इक्वल टू -1। कह रहे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। a1 है आपका 1, a2 है आपका -3, ये बराबर नहीं होना चाहिए। b1 है आपका 2 और ये है आपका -6, ये तो बराबर आ गया, हाँ या ना? ये तो बराबर आ गया सर। तो इसका मतलब दिस assertion is wrong, right? रीजन में क्या लिखा है? कह रहा है कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, राइट? नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन होती है, बट assertion इज रॉन्ग। तो assertion रॉन्ग है और रीजन सही है, तो इसका आंसर है डी पार्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2x माइनस में 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस 1, इसको यहां पे ले आओ, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों को ऐड किया, माइनस का 6x आ गया, 4 5 3 8 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 आ गई। अगला कारण, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, r इज रॉन्ग, बट बल्कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। असर्शन में तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, हाँ या ना? बट रीजन कह रहा है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, गलत बोल रहा है। तो ए इज राइट, आर इज रॉन्ग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो इसका बी क्या है? माइनस का 4, ए क्या है? 2 और सी क्या है? 3। 16 में से माइनस करो 24, आंसर आया माइनस का 8। डी की 5 बातें होती हैं। अगर डी 0 से बड़ा आया तो बोला जाता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी की कितनी बातें होती है?
5 बातें होती हैं। अगर डी 0 से छोटा आया तो बोला जाता है रूट्स आर नॉट रियल। तो क्या बोला जाता है? अगर रियल नहीं है तो क्या है? देन बोला जाता है रूट्स आर इमेजिनरी। हो सकता है कि आपको इमेजिनरी वर्ड आपके पेपर में आए, तो इमेजिनरी का मतलब जब डी 0 से छोटा आएगा। जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो बोला जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। नंबर 4 में है कि अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो आपके रूट्स होते हैं वो होते हैं रैशनल। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं एंड सो ऑन। तो अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो जो आपके रूट्स निकलते हैं वो निकलते हैं रैशनल। क्या निकलते हैं? सब लिखना बंद करो, अपने हाथ से पेन छोड़ दो, सब पेन छोड़ दो, सामने ध्यान दो। अगर d होता है परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल। और अगर d आता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, if d is not a perfect square, if d is not a perfect square, तो रूट्स क्या होते हैं? आर इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन से नंबर? इर्रेशनल वो जिसमें रूट लगा होता है, वो इस फॉर्म में होता है। एक चीज और लिख लो, इफ वन इर्रेशनल रूट इज गिवन, लेट से वो दे रखा है 7 प्लस में √3, तो अदर पता क्या होगा? 7 माइनस √3। अगर 1, पेन छोड़ने के लिए बोला मैंने, रिलैक्स। अगर एक हमारा 0 आएगा 7 प्लस √3 और वो इरैशनल है, तो दूसरा क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस कर देना। अगर माइनस दे रखा हो तो क्या कर देना? प्लस कर देना। वापस यहां पर आते हैं। पहला उसने बोला डिस्क्रिमिनेंट d इज -8 आया, बिल्कुल सही है। हेंस इट्स रूट्स आर नॉट रियल, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो रूट्स आर नॉट रियल। असर्शन इज करेक्ट। फिर कहता है कि अगर b² - 4ac 0 से छोटा आता है देन रूट्स आर नॉट रियल। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट एंड करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। चेक कर लेते हैं। 7x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स निकालने के लिए d निकालना पड़ेगा b² - 4ac, मतलब रूट्स ये निकालने के लिए नहीं, मतलब रूट्स को चेक करने के लिए रियल है या नॉट रियल है, तो d निकालना पड़ेगा। तो b² आएगा 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 7, c की जगह -1, 1 प्लस में 28, आंसर आया 29 पॉजिटिव। तो रूट्स आर रियल। परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इरैशनल, तो इसके इरैशनल रूट्स आएंगे। उसने क्या बोला? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है क्या? 29 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। असर्शन इज राइट। ठीक है सर। रीजन कहते हैं कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। सही है। आर इज ऑल्सो। क्या बात कर रही है यार? डिस्टिंक्ट होते हैं। मैंने अभी देख पहले वाले पेज पे क्या लिखा था, अगर d 0 से बड़ा होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अभी हमने किया वो तो बाद में पहुंचेंगे। पहले तो ये देखो ना 0 से बड़ा है या नहीं, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो बाद की बात है, पहले अभी आपने यहां पर देखना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, तो रीजन भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वेशन दे रखी है आपको 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल रूट्स है फॉर k इज इक्वल टू 9। चेक कर लेते हैं। इसके रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब d 0 के बराबर होगा, b² - 4ac 0 के इक्वल होगा। b का मतलब हो गया जो x का कॉफिशिएंट है 3k² माइनस में 4, a का मतलब हो गया 9 और c का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। 9k² इज इक्वल टू 16 × 9, 9 से 9 कट गया
k की वैल्यू आ गई ±4, कह रहा है k की वैल्यू आएगी 9, रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्लियर? k हमारा आ रहा है ±4, वो कह रहा है 9, रॉन्ग है। रीजन, if discriminant d of a quadratic equation is equal to 0 then roots of the quadratic equation are real and equal, सही है, हाँ या ना? अब d 0 के इक्वल आया तभी होता रियल एंड इक्वल, राइट? तो a रॉन्ग है, r सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, कहता है ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ 2b a प्लस सी के बराबर होगा। अगर ए बी सी एपी में है तो एपी की खास बात यह होती है कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, एग्री? b को इस तरफ ले आओ, b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्या ये सही आया? तो असर्शन इज राइट। आगे, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। पहले ऑड नेचुरल नंबर का सम 1 3 5 प्लस 7, कह रहे पहले फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, 7 क्यों लिखा, n लिखना चाहिए, का जो सम है वो n स्क्वायर आएगा। देख लेते हैं, सम टू n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, फिर 2a प्लस n-1d। इसमें n कितना है? n कितना है? n नहीं दे रखा, तो n निकालना पड़ेगा, पहले n निकाल लो। तो इसमें जो nth टर्म है वो क्या है? a प्लस n-1d। तो बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें nth की जगह n ही रख दें और इसको बड़ा n रख लेते हैं। नहीं, वो तो हमने माना है कि फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट n टर्म n ही तो होगा यार, शिट यार। फर्स्ट n टर्म का मतलब बच्चों, मेरे से क्या गलती हुई है, फर्स्ट n टर्म का मतलब है कि 5 टर्म। मैं बोलूं कि 10 ऑड नंबर, तो आखिरी तो 10 ही होगा ना। पहले 10 ऑड नंबर, पहले 15 ऑड नंबर, पहले 25 ऑड नंबर, तो जो मैं बोल रहा हूं वही तो n है। तो पहले n ऑड नंबर, तो n तो n ही है, मैं निकाल क्या रहा हूं, तो n/2 एज इट इज 2a। a की जगह वैल्यू डालो, a की जगह क्या डालोगे? a की जगह 1 डालोगे, n-1, d की जगह 2 डालोगे, d की जगह 2 डालोगे ना, n/2 एज इट इज, यहां पर आ गया 2, फिर हो गया 2n, फिर हो गया माइनस का 2, 2 से 2 कट गया n/2, अब बाहर आ गया 2n, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया n स्क्वायर, सही है। और आज के बाद इसको फॉर्मूले को याद भी कर लो कि पहले ऑड नेचुरल नंबर, पहले n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। तो बच्चों असर्शन सही है, रीजन सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज गिवन बाय, 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। अगर एक टर्म दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर हम पहली 10 टर्म में से एक टर्म कम करके S9 को माइनस कर दें, वी गेट लास्ट टर्म, एग्री? अगर हम सारी टर्म के सम में से n में से एक कम करके, यानी कि एक कम करके 9 S9 को माइनस कर दे तो हमें आखिरी टर्म मिलती है। तो इसीलिए सम टू n टर्म में से अगर एक कम करके माइनस कर दे तो हमें nth टर्म मिलती है। सम टू n टर्म ये रहा, 5n स्क्वायर प्लस में 3n, माइनस में सम टू n-1 क्या होगा? आपको n की जगह n-1 रखना होगा।
n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 n माइनस 1 रखना होगा, तो 5n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 3n माइनस में 3, 5n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n प्लस 3, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कट गया, 3n से 3n कट गया, यहां पर बचा 10n माइनस 5 प्लस 3 बचा माइनस 2। देखना सही है क्या? सही है, तो असर्शन इज राइट। वो कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी मे बी रिटर्न एज दिस, इसने हमारा वाला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पेन डाउन। तो कौन सा आंसर आएगा? ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं अगर 12 ए बी और -3 एपी के अंदर है तो a प्लस बी 9 के बराबर होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या खास बात होती है। a माइनस 12 किसके इक्वल होता है? a माइनस 12 किसके इक्वल होता है? b माइनस a के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है? -3 माइनस b के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करो, इसको और इसको बराबर रख लो, इसको बीच में से हटा दो। a माइनस 12 को -3 माइनस b के बराबर रख लो। ये कहां से आया पता चल गया? बिकॉज दीज 3 टर्म्स आर इन एपी, तो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, उन सबको मैंने इक्वल रखा। अब b को यहां पे ले आओ, a प्लस बी -3 ये वहां ले जाओ प्लस 12, तो a प्लस बी किसके बराबर आया? चलो जी, a इज राइट। ठीक है, अगला वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि a हमारी फर्स्ट टर्म है, b हमारी लास्ट टर्म है, b हमारी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो और जितनी टर्म्स है उसमें से एक कम करके डिवाइड करो। राइट आंसर। सीधा d निकालने का ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक एपी लिख लेता हूं। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इसका डी निकालना है मेरे को। ठीक है, इसका डी हमको पता है क्या है? क्या है डी इसका? अब मान लो मुझे इसका डी निकालना है इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? आखिरी टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। आखिरी टर्म में 30 में से 5 को माइनस करो और फिर जितनी टोटल टर्म्स है उसमें से एक कम करके उससे डिवाइड कर दो। टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक कम कर दो। 30 में से 5 गया 25, 6 में से एक गया 5, कटिंग करके आंसर क्या आया? फॉर्मूला इज करेक्ट, assertion is correct, reason is correct, but reason is the not correct explanation of A। हाँ या ना? बढ़िया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर whatever, the perimeter of triangle ABC is a rational number। पेरीमीटर के लिए मेरे को ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ये बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया √13। कह रहा है इसका पेरीमीटर कर दो। पेरीमीटर किया 2 + 3 प्लस √13, तो पेरीमीटर करने पर मेरे को मिलता है 5 + √13। कह रहे इसका जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो रैशनल नंबर है। रॉन्ग, ये तो इरैशनल आया। 5 एक रैशनल नंबर है, √13 एक इरैशनल नंबर है। रैशनल और इरैशनल को जोड़ते हैं, वी गेट इरैशनल नंबर। तो assertion is wrong। Sum of squares of 2 rational number is always rational। 2 रैशनल नंबर लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है, उसको सम करना है, तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा? बिल्कुल सही है। कोई भी 2 रैशनल नंबर सोच लो, 3 सोच लिया, फिर मैंने 5 सोच लिया, दोनों को स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, यह आ गया 9, यह आया 25, तो आंसर आया 34। जो बोला है उसके अकॉर्डिंगली, वहां पे मत चले जाना कि रूट भी निकालना है।
यहां पे बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर, बस दो रैशनल नंबर के स्क्वायर का सम इज रैशनल नंबर। असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, डी पैरेलल है बीसी के, डी बीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ए बी एट डी और ए सी एट ई। तो कहता है देन ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा ए सी अपॉन ए ई के। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, असर्शन इज राइट। फिर कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द टू साइड देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सही है कि गलत है? बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, सही है। ए सही है, आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए आंसर। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 21, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सही है कि गलत है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। 9th क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम है ये, सही है। रीजन, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये भी सही है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, हाँ या ना? बट वो उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या ऐसा ही होता है? क्या सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? यस। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जुड़वा भाई, सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसे। तो जुड़वा भाई दिखने में एक जैसे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। फिर से, बट द सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। बट जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। सिमिलर में देखो, ये एक पेड़ हो गया, ये भी एक पेड़ हो गया, ये सिमिलर पेड़ है, सिमिलर ट्रीज है, मान लो मैंने एग्जैक्ट बनाया है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे हो, साइज अलग हो सकता है, शेप एक जैसी हो, साइज अलग हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है साइज और शेप दोनों एक जैसी होनी चाहिए। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ए इज राइट। आगे बढ़े, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। रॉन्ग। सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया होते हैं। कोई भी दो एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन बराबर होनी चाहिए, दो साइड की प्रोपोर्शन बराबर होनी चाहिए और उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। उनमें से कुछ भी नहीं लिखा है यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रू। अच्छा सॉरी मेरे को लगा दो, मैंने इस दो को पढ़ लिया। बिल्कुल सही है। तो इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। आर इज राइट। तो ए इज राइट, आर इज राइट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। जब कोई corresponding sides of two triangles are proportional दे रखा है, मतलब ए बी सी के साइड्स डी ई एफ के साथ proportional दे रखा है, तो जब proportional होते हैं तो वो similar हो जाते हैं और similar होने की वजह से angles भी बराबर हो जाते हैं। है ना? पता नहीं वाली बात हमें। जब दो ट्राइंगल की ऑल साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो उसके सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं और वो सिमिलर हो जाते हैं। इसने क्या बोला है? इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सही है। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सही है। तो असर्शन इज राइट। रीजन में कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ऐसा गलत है कि इसका बाइसेक्टर डाला और बाइसेक्टर डालने पर अच्छा एंगल का बाइसेक्टर डाला। अगर हमने एंगल का बाइसेक्टर डाला और ये इसको बाइसेक्ट करता है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। बिल्कुल सही है।
देखो ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये कॉमन हो गई, तो वैसे ही कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं हमारे ट्राइंगल, तो ये आइसोसेलेस है। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़े। पॉइंट दे रखा है 0 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड दिस 3x प्लस 2y। वाई एक्सिस को जब कट करती है, कोई भी लाइन जब वाई एक्सिस को कट करती है, वहां पर x 0 होता है, और कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कट करती है तो वहां पर y 0 होता है। हाँ बोलो, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करती है तो वहां पर y 0 होता है, और कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कट करती है तो y 0 होता है, y एक्सिस को कट करती है तो x 0 होता है। तो ये लाइन y एक्सिस को कब कट करेगी तो वहां पर x क्या होगा, 0 होगा। x को जरा 0 डाल के y की वैल्यू निकाल लो, तो y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या सही है? 0 2 सही है, बिल्कुल सही है। असर्शन इज राइट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P0 2 फ्रॉम x एक्सिस 0 2, ये रहा 0 2, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। हाँ या ना? सही है, दोनों सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली ऐसी कोई बात हमें दिख नहीं रही। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। इफ द पॉइंट्स 4 3 एंड बी एक्स 5, एक पॉइंट है a 4 3 और एक पॉइंट है b x 5, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर, तो ये पॉइंट यहां पर हो गया, ये पॉइंट यहां पर हो गया, सेंटर हो गया 2 3, सेंटर हो गया O, देन वैल्यू ऑफ x इज 2। तो भाइयों क्या होगा, OA और OB बराबर होंगे, यस और नो? कह रहे हैं ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, O इज द सेंटर, तो आपको x निकालना है। पहले बताओ OA और OB बराबर होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। OA की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। OB की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। रूट से रूट कट जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये हो गया 0, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। 5 में से 3 गए, 2 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये फॉर्मूला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का। एग्री? x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहे हैं, तो x माइनस 2 0 के इक्वल आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या सही आई है x की वैल्यू 2? असर्शन इज करेक्ट। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सही है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो सेंटर है वो यहां से अगर सीधी सीधी हम लाइन डाल दें तो वो उसके मिड पॉइंट से पास करेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चले बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 26, यहां लिखा है वैल्यू ऑफ P इज 4 विथ द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 11। तो एक हमारा पॉइंट है M2 माइनस 4, एक हमारा पॉइंट है N 10 और P। आपने इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, विच इज 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस P का होल स्क्वायर, और लगा दिया रूट। इसको निकालना है बस। अगर ये 11 आ गया तो असर्शन सही है, अगर नहीं आया तो हमारा असर्शन रॉन्ग होगा। उससे पहले एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इसलिए यहां पर तो आ गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस 4 माइनस पी की जगह आप 4 प्लस पी का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है जी, हाँ या ना? 64 the value of P is 4 for which
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 11। P की जगह 4 डाल दो, P की जगह 4 डाल दो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 64 ये बन गया 8, 8 का स्क्वायर फिर से 64 अंडर रूट 264, ठीक है। 64 प्लस 64 264, 64 का ये क्या हुआ, 64 का 8 बाहर आ गया, रूट अंदर रहा। क्या ये 11 के बराबर आया? नहीं आया। तो असर्शन इज रॉन्ग। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ए बी को बी सी से जोड़ने पर ए सी आता हो, यस, आर इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। आगे बढ़े। ये वहां पे नहीं था सर, वो क्रॉस करो ना। नहीं, यही आने दे, सेंटर में आने दे, सही है। कह रहे भाई cosec थीटा माइनस कॉट थीटा एंड cosec थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि ये इसके बराबर है। ये आपको चेक करके बताने की क्या ये इसके बराबर है। तो आप क्या करोगे, LHS में cosec थीटा माइनस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा से और डिवाइड भी उसी से ही कर दो, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा से। ऊपर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है? होता है। तो cosec थीटा प्लस में कॉट थीटा बचा जो कि इसके बराबर है, तो असर्शन इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी की वजह से हमारा ये प्रूव हुआ है। तो फिर नोट कर रहा है, इसका पेन ले ले भाई, इसका पेन रख ले, तेरा गिफ्ट हो गया, बर्थडे गिफ्ट। अगला क्वेश्चन देखें, cos 4a माइनस का sin 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। cos 4a माइनस sin 4a, क्या हमें ये वाला फॉर्मूला आता है? a4 माइनस b4 इक्वल होता है a2 प्लस b2 और a2 माइनस b2। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके वी गेट cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, देन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर? ये किसके इक्वल हो गया? 1 के। हमारे पास बचा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a ही रहने दो। क्या मैं sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a कर सकता हूं? cos स्क्वायर a एज इट इज, ब्रैकेट खोला -1, ये हो गया प्लस cos स्क्वायर a, दोनों को ऐड किया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 जो कि इसके बराबर है। असर्शन इज राइट। tan a इज द प्रोडक्ट ऑफ tan एंड a। कह रहा है जो tan a है तो tan को a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके इक्वल आता है। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। a तो एंगल होता है और एंगल होता है P और B। P और B की जब रेशो निकाली जाती है तो हमें एक रेशो मिलती है जिस रेशो का नाम होता है tan थीटा, और थीटा एंगल होता है उस ट्राइंगल का। ऐसा थोड़ी ना होता जैसे ये बोल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। आगे बढ़े। कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी ट्राइंगल है पी क्यू आर। कॉस आर की वैल्यू 5/13 है, कॉस आर की वैल्यू 5/13 है। कॉस आर का फॉर्मूला होता है b/h, दिस इज इक्वल टू 5/13।
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और यहां पर जो थीटा है वो आर है, तो आर के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो इसलिए बेस हुआ 5। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसे यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस में 25, और x की वैल्यू आएगी 12। तो कह रहा है अगर cos r की वैल्यू 5/13 है तो cot q की वैल्यू 5/12 होगी। अब cot q कैसे निकाला जाएगा? cot का फॉर्मूला होता है b/p, तो इसमें b क्या होगा? q के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो q के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 12, तो बेस होगा 12 और परपेंडिकुलर होगा 5। तो क्या ये सही है? एक बार रीचेक कर ले। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपन परपेंडिकुलर, यहां पर थीटा, यहां पर जो थीटा है, यहां पर जो थीटा है वो क्या है? क्यू है, तो क्यू के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो आना चाहिए 12/5, यहां पर है 5/12, तो ए इज रॉन्ग। फिर लिखा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है 0, 30, 45, 60 और 90, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहां पर 1 है, यहां पर √3/2 है, यानी कि 1.73 का आधा, विच इज 0.8 समथिंग। यहां पे 1/√2 है, यहां पर 1/2 है, यहां पर 0 है, 1 से 0.8 आई, फिर थोड़ी और कम हो गई और कम हो गई, राइट, आर इज सही। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है जब थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता है। ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। आगे बढ़े, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो कह रहा है अगर ऐसा है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा भी 1 के बराबर आएगा क्या? देख लेते हैं। कॉस थीटा को यही रहने दो, इसको वहां ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका LHS ले लो, यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन निकाला, यहां पे बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस थीटा रख सकते हो, हमने यहां पे रखा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो कुछ बना नहीं, कुछ और सोचो। कॉस थीटा की जगह आपने रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है। क्या? फिर से बोल। जो आपने लास्ट टाइम किया था अभी, हाँ, उसमें मल्टीप्लाई करके cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है। फिर क्या आएगा? 1 की वैल्यू के बराबर तो दे गिवन है ना वो, तो cos तो 1 की अरे हाँ, बिल्कुल सही है यार, सही तो है, बिल्कुल सही किया, वैसे मिटा दिया हमने। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहां पे बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह डाला कॉस थीटा, इसकी जगह डाला कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया कॉस थीटा, कॉस को कॉस थीटा से किया, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्टार्टिंग में दे रखा था कि ये 1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू RHS, असर्शन इज राइट। फिर कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, बिल्कुल सही है, आर भी सही है, और हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व किया, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 में लेंथ ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल 18 मीटर अबव द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज 9। 18 मीटर की वॉल, लैडर की लेंथ है 9 और एंगल है 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल 18 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 18 मीटर ऊपर एक लैडर लगी हुई है 60 डिग्री के एंगल पर, लेंथ ऑफ द लैडर 9 है। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही है।
तो इस थीटा का, इसका और इसका रेशो निकाल के देख लेते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला h, p अपॉन h इक्वल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा है यहां पर 60 डिग्री, p हो गया 18, h हो गया 9 और साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। रॉन्ग है। वैसे भी एक और चीज मैं इस फिगर से देख के कर लेता, ये करने की नीड ही नहीं है। लैडर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये इक्वेशन गलत है। असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है सर, असर्शन रॉन्ग हुआ। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हाँ जी होता है। h हाइपोटेन्यूज होता है, p परपेंडिकुलर होता है, b बेस होता है। r सही है, a इज रॉन्ग, r इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एट एन इंस्टेंट हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट शेडो। ये बिल्डिंग हो गई, ये शेडो हो गई, दोनों हो गई बराबर, मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम नहीं होगा, सन होगा। दिस इज सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 45 डिग्री। क्या ये ट्रू है? यस सर। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना जब शेडो और बिल्डिंग की हाइट सेम हो गई। जब शेडो और बिल्डिंग की हाइट सेम हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से दोनों एंगल 45 के हो गए, क्योंकि ये तो 90 का ही होता है। बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री इज 1, ये भी सही है। ए भी सही है, आर भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसी कंसेप्ट से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने कोई और कंसेप्ट लगाया आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला, लेकिन हम P अपॉन B के हिसाब से करते तब 1 नहीं आता। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33, अ टेंजेंट टू ए सर्कल। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपकी टेंजेंट होगी। टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही है। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा होता ही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हाँ जी, ये भी होता है। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाए तो वो दोनों टेंजेंट भी बराबर होती है। बोथ आर करेक्ट, बट रीजन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आगे बढ़े। P and PB tangents drawn from external point P to a circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। P से हमने टेंजेंट डाली P और एक और टेंजेंट डाली PB। P से हमने एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली P और एक डाली PB। कहते हैं देन क्वाड्रिलेटरल AOBP इज अ साइक्लिक। यहां पे लिया O, इसको लिया जोड़ दिया, AOBP क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, या उसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो। अब इसका चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो ये तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये तो पता चल सकता है कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, ये कितने का होता है? तो दोनों का सम 180 आ गया। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 आ गया, क्योंकि जो बाकी के दो एंगल बचे उनका सम भी तो 180 ही होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A is right. The angle between two tangents drawn from an external point, angle between two tangents drawn from an external point is supplementary, supplementary होता है to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. These are the line segment जो point of contact को center से join कर रही है। इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल इन टेंजेंट के बीच के एंगल के साथ सप्लीमेंट्री होता है। यस, और ये इसका रीजन भी है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अभी हमने रीजन में पढ़ा होता है ये। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली जाती है तो दीज आर द लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ती है। तो OA एंड OB आर द लाइन सेगमेंट जिसकी वो बात कर रहा है। OA एंड OB आर द लाइन सेगमेंट जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ रही है। ये दोनों लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल टेंजेंट्स के द्वारा बनाए गए एंगल के साथ सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, असर्शन इज राइट।
द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट टू ए सर्कल होता है रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, और रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, इसी वजह से इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल आता है। असर्शन सही, रीजन सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी है। इफ ए टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, हमने यहां पर एक PT डाली है जिसकी लेंथ 8 है, देन रेडियस ऑफ सर्कल 5 होगा क्या? अब आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, तो रेडियस को R मान लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ रहा है, 64 प्लस में R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 आ रहा है, R की वैल्यू 36 यानी कि 6 आ रही है। क्या आ रही है? क्या आ रही है? 6 आ रही है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 5 आनी चाहिए, तो असर्शन क्या हुआ? असर्शन रॉन्ग हुआ। A line drawn through the end of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। कह रहा है एक रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन डाली जाए जो इसी के परपेंडिकुलर हो, वो टेंजेंट होती है। सही है, तो असर्शन गलत है, आर सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 176। तो कह रहा है उसके रेडियस 28 होगा, तो यहां से रेडियस निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। 222/7 r एज इट इज 176, तो r की वैल्यू आएगी 176 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 22 से डिवाइड करो, तो 176 डिवाइड बाय 22, फिर डिवाइड बाय 2, 4 बचता है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 इज राइट आंसर। असर्शन इज सही है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2r, ये रॉन्ग है। हाँ या ना? क्या होता है? बल्कि 2πr होता है। आगे बढ़े सर। हाँ जी सर यहाँ तो 2πr लिखा पाई लिखा है, तो 2πr लिखा तो सही कर देना, 2πr नहीं लिखा तो गलत कर देना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, ये 6 है, ये 6 है। देन एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr² θ/360। पाई की जगह रखा 22/7, r की जगह रखा 6 × 6, थीटा की जगह रखा 60 अपॉन में आ गया 360, ये कैंसिल हो गया 6 से, ये कैंसिल हो गया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 132/7 इज राइट आंसर। असर्शन सही है। और कहता है एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस r इज πr², ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ या ना? तेज तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है ना आराम से? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39, मुझे पता है तुम लोगों की नजर यहां पर होगी कि शुक्र है 11 रह गए, फटाफट क्लास खत्म हो, है ना। 39, वायर ऑफ ए लेंथ 22 इज बेंट इन द शेप ऑफ ए सर्कल। एक वायर को सर्कल की शेप में मोड़ा और सर्कल की लेंथ थी 22, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ गया 22। देन एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड इज दिस। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विच इज इक्वल टू πr²। अगर वो 38.5 आ गया तो असर्शन सही है, अगर नहीं है तो वो गलत है। तो पहले हम यहां से r निकाल लेते हैं, 2 × 22/7, r इज इक्वल टू 22, ये कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 7/2, वो यहां पे रख दो, 22/7 और 7/2 को 2 बार लिख दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 77/2 यानी कि 38.5 विच इज करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, गलत जवाब। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज 2। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, ये 2 के बराबर है।
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 4, रेडियस की जगह 4 डाल देते हैं तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा। तो कह रहा है वो जो थीटा है वो 90 डिग्री है। चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 से 90 कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22। ये तो कटिंग ही नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई है। चलो बढ़िया, यहाँ पे 2 पाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 पाई कर देते हैं, तो ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही हो गया। लेंथ ऑफ आर्क इज पाई आर थीटा बाय 360। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही हो गया, रीजन गलत हो गया। आगे बढ़े। द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए होलो क्यूब। एक हमारे पास क्यूब है, उसके अंदर जो सबसे बड़े से बड़ा स्फीयर आ सकता है वो चारों दीवारों को 6 के 6 फेसेस को टच करेगा और उसका डायमीटर इक्वल होगा एज ऑफ क्यूब के। उसने क्या बोला है? कह रहा सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। तो मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए होलो क्यूब ऑफ साइड ए। इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड ए है तो इसकी रेडियस a/2 होगी, हाँ या ना? अब आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7 और r की जगह डाल लिखना है आपको a/2 और a/2। 2 से ये सारा कैंसिल हो गया, इसको वापस पाई में कन्वर्ट कर दो, पाई a स्क्वायर इज राइट आंसर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4 पाई आर स्क्वायर। सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये लग भी है नहीं भी लग रहा, फॉर्मूला यूज हुआ है तो लग रहा है ना? यही फॉर्मूला यूज हुआ। आगे बढ़े। डायमीटर ऑफ द स्फीयर जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 616। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, ये 616 के इक्वल दे रखा है। तो कह रहा है इसका जो डायमीटर है वो 7 होगा। निकाल के देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर स्क्वायर निकालना है 616 के साथ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 616 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 और फिर 22। तो 616 को 616 को देखना जरा सीधा 22 से डिवाइड करके क्या आ रहा है? 28 आ गया। इसकी कटिंग करी 28 आ गया, इसकी कटिंग करी 7 आ गया। आर की वैल्यू आ गई 49 आर स्क्वायर और आर की वैल्यू आ गई 7। तो डायमीटर कितना आएगा? 14 आएगा। तो गलत हो गया, असर्शन हमारा गलत हो गया। राइट है। कहता सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो a इज फॉल्स, r इज करेक्ट। आगे बढ़े। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब और क्यूब का डायगोनल। अब क्यूब का डायगोनल पता है क्या होता है? क्यूब का डायगोनल होता है इस कोने से लेके इस कोने तक। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3√L। दिस इज डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। साथ ही साथ आप डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी लिख लो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। क्यूबॉइड के डायगोनल की बात होगी तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्यूब के डायगोनल की बात होगी तो √3L। तो कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज दिस, यानी कि 3√L इज इक्वल टू 11√3। तो √L, अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहां पर 9 आ गया, L का रूट हट गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, ये 3 आ गया, और फिर L की वैल्यू आ गई 121/3। तो अब कह रहा है उसकी वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3L स्क्वायर। सही है। वॉल्यूम दे रखी है? कहां दे रखी है? अच्छा वॉल्यूम दे रखी है, नहीं वॉल्यूम नहीं दे रखी, मतलब
ये तो हमें चेक करना है कि क्या उसकी वॉल्यूम 1331 है। तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं। √3L को डायगोनल ऑफ क्यूब के बराबर रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 आ गया, L आ गया, 11 आ गया, 11 का स्क्वायर हो गया। सही है, सही है। L हमारा ये आ गया। जब हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम होती है दिस वन, तो 121 को 3 बार 121/3 121/3, तो जो कि 1331 के बराबर नहीं आ रहा, तो असर्शन इज रॉन्ग। राइट है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब, ये सही है। असर्शन रॉन्ग है, आर सही है। असर्शन सही लिखा हुआ है। तो देखना एक बार जरा, इसमें मिस प्रिंटिंग तो नहीं हो रखी, मतलब आपकी शीट में कुछ और लिखा हो, मैंने कुछ और लिखा हो। सेम लिखा हुआ है। डायगोनल ऑफ क्यूब फॉर्मूला सही है। रूट, अरे यार शिट, अरे यार ये क्या था, बोल मैं क्या आ रहा हूं, लिख मैं क्या आ रहा हूं। दोबारा से, मैं √3L नहीं बोल रहा था, L√3 बोल रहा था ना, और मैं लिख रहा हूं 3√L। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 रूट में रहेगा और L बाहर आएगा, ठीक है, ये होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हुआ √3L, तो √3L इक्वल होगा 11√3 के, और √3 से √3 कट गया, L की वैल्यू आ गई 11। अब इसकी जब वॉल्यूम निकालेंगे वो आएगा L³, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। नाउ असर्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला √3L है, मैं बोल √3L रहा हूं आई थिंक, बट लिख दिया मैंने 3√L। अब वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू दिस। आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, रीजन भी सही है। आगे बढ़े। रीजन गलत क्यों है? क्यूब का दिया हुआ ना वो तो। हाँ तो वॉल्यूम तो दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो वॉल्यूम तो हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है। फिर वो भी पीछे गलत आंसर दिया हुआ है। गलत होगा। हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब। अब की बार आपने क्या करना है, क्यूब से क्या बाहर निकालना है, क्यूब से आपको कोन बाहर निकालना है, क्यूब से आपको कोन बाहर निकालना है। लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब, जिसकी वॉल्यूम 729 है। क्यूब की वॉल्यूम 729 है, तो क्यूब की साइड क्या होगी, 9 होगी। 729 का क्यूब रूट 9 होता है, हाँ या ना? तो ये हो गया 9। नहीं, ये जो वॉल्यूम दे रखी है वो क्यूब की दे रखी है, ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729। तो वॉल्यूम की क्यूब को 729, क्यूब की वॉल्यूम को 729 के इक्वल रखा, और वहां से एज ऑफ क्यूब निकाला जो कि 9 आ गया। अगर वो 9 आ गया तो ये पूरा 9 हो गया, हाइट भी 9 हो गई। तो कोन की हाइट क्या हुई, बताओ बच्चों? हाइट ऑफ कोन क्या हुई, जितनी इस बॉक्स की हाइट है, विच इज इक्वल टू 9। डायामीटर ऑफ कोन क्या हुआ, जो इसकी लेंथ है, विच इज इक्वल टू 9। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइट ही निकालनी थी, हाइट 9 है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज करेक्ट। फिर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई r square h, where r is the radius and h is the height of the cone. r is correct, but r is not correct explanation of it. क्लियर है जी? आगे बढ़े। 45 में लिखा है मीन एंड द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 169। मीन है 169 और मीडियन है 170, तो मोड 172 होगा। कौन सा फॉर्मूला था? मैं निकला गड्डी लेके एक मोड आया, उथे 2 मीन लोग मिले, फिर हम 3 मीडियन हो गए। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल दो, मोड की जगह डाल दो, मोड तो निकालना है, चलो डाल दो जो दे रखा है, देखते हैं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। मीन की जगह डाल दो 169 और मीडियन की जगह डाल दो 170, ये आता है 510। 169 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो जरा, 169 मल्टीप्लाई 2 338 प्लस 172,
510 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी 510 आ गया, यानी कि सब कुछ सही है, असर्शन है सही। और कह रहा है फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सही है, मोड को यहीं रहने दो, 2 मीन को वहां ले जाओ, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, मीडियन ऑफ फर्स्ट 11 प्राइम नेचुरल नंबर लिखो। पहले 11 प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए 11 है ना, 5 यहां से हटा दो, 5 यहां से हटा दो, जो आंसर आया बीच वाला वही आंसर है, 13 बिल्कुल सही। और कह रहा है अगर हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला n+2 होता है, ये भी सही है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े, 47, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 12, यानी कि मोड में से अगर मीडियन को माइनस कर दोगे तो आपको मिलता है 12। कहता है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन है 6, मीडियन में से अगर मीन को माइनस कर दोगे तो आंसर आता है 6। तो आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा सही है कि गलत। तो क्या करें? इन दोनों को जरा ऐड करके देख लेते हैं पहले, ये कट जाएगा, मोड और मीन का डिफरेंस आ जाएगा 18। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लो एक बारी, तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 12, इसमें ऐड करो सेकंड इक्वेशन, मीडियन माइनस मीन प्लस में 6, तो मीडियन से मीडियन चला गया, मोड में से मीन को माइनस करके आ रहा है 18, मोड हटा दो यहां से तो मीन और मीडियन आ जाएगा। तो मोड की वैल्यू नहीं निकलेगा, मोड हो गया, मीडियन हो गया, मीडियन हो गया, मीन हो गया, हमें तीसरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो बच्चों पहले तीसरी इक्वेशन उठा लो जिसमें लिखा होता है एक मोड आया 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस कर दो और मोड की वैल्यू आप इसमें डाल दो, मोड की जगह डाल दो, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड की जगह रखा हमने दिस वन, माइनस में मीडियन इज इक्वल टू 12, 3 मीडियन में से 1 मीडियन गया, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 12 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, मीडियन माइनस मीन 12 आ गया, कटिंग करने पर 6 आ गया, मीडियन माइनस मीन 6 आ गया ना 6, तो यानी कि सही है। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन बन गई, तो इसका मतलब सही है ये वाला। और दूसरा 3 मीडियन में क्या होता है, ये एक मोड आया, 2 मीन लोग मिले, हम 3 मीडियन हो गए, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी, वो -2 मीन में कहां पे? आपने वहां पे -2 मीन लिखा, वहां ऊपर प्लस लिखा हुआ है। यहां पे अच्छा ठीक है। सही है। चलो, मीन ऑफ 12 प्राइम नंबर इज दिस, 12 प्राइम नंबर लेने और उसका मीन निकालना है। तो उसके बाद कह रहा है सम ऑफ मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला सही है, असर्शन आप चेक कर लेना, 12 प्राइम नंबर लेके उसका मीन निकाल के देख लेना, अगर उसका सम आंसर ये आ जाए तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 49, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। डाई के ऊपर जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5। तो अगर एक डाई को फेंका जाए तो इनके आने के चांसेस होते हैं 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो गलत हो गया, प्राइम नंबर 2, 3, 5 है ना, तो ए गलत हो गया। ऑन द फेसिस ऑफ ए डाई प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5। रीजन सही है, ए गलत है, रीजन सही है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ रेड और ब्लैक किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। अब हमें क्या करना है, रेड लेना है या फिर ब्लैक किंग लेना है। रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ रेड, यहां पर खत्म हो गया। कार्ड ऑफ रेड, कार्ड ऑफ रेड कितने होते हैं, 26। उसके बाद कहते हैं या ब्लैक किंग हो, ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2। तो टोटल हुआ 28। 28/52 किससे कटेगा, 7, 2 से काट लेते हैं पहले, 14 और 26, फिर 2 से काट लो, 7 और 13। ठीक है जी, तो 7/13 सही है, सही है। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड इज 52, सही है। ए सही है, आर सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं। तो बच्चों ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने आज 50 क्वेश्चन करे, हाँ बस मेरे पास 50 है, बाकी आप 2 अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज दर्शन रीजन की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारा मैं चेक करूंगा, रिटर्न जितना मैंने रिटर्न किया उतना आपका भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा ए बी सी डी ऑप्शन करोगे, चेक नहीं माना, होमवर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, अगली क्लास परसों है